जय भीम दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की कुर्सियों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ साल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है जो सूबे की पूरी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दलित समाज के हक और हिस्सेदारी को लेकर जो खेल सालों से खेला जा रहा था, अब उसका अंत होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज की जागृत चेतना ने सत्ता के गलियारों में बैठे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। अगर आप भी अपने हक, सम्मान और बाबा साहब के सपनों के भारत को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच आपके सामने आने वाला है वो आपको किसी भी मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को देखने के साथ ही इसे दिल से लाइक कीजिए, हर एक सच्चे अम्बेडकरवादी और बहुजन साथी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बहुजन समाज की बुलंद आवाज सीधे आप तक पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही देश की सत्ता का रास्ता तय करती आई है और इस बार जो सुगबुगाहट तेज हुई है उसने सभी बड़े राजनीतिक दलों के माथे पर पसीना ला दिया है। बहुजन समाज पार्टी की जमीनी ताकत और दलित समाज के भीतर उपजे भारी आक्रोश को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस वक्त भारी खलबली मची हुई है। 22 राज्यों में सरकार चलाने का दम भरने वाली और खुद को सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी के भीतर अचानक एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ा है जिसे भाजपा का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। सत्ता के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक भाजपा अपने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में किसी बड़े दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मजबूरन योजना बना रही है। यह कोई दलित समाज के प्रति उनका प्रेम नहीं है, बल्कि यह उस खौफ का नतीजा है जो बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत और जमीन पर नीले परचम की वापसी को देखकर पैदा हुआ है। जो पार्टी इतने राज्यों में शासन करने के बावजूद एक भी दलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा सकी, आज वही पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित कार्ड खेलने को मजबूर हो रही है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि बिना दलितों के सहयोग के लखनऊ के तख्त पर दोबारा बैठना मुमकिन नहीं है। लेकिन खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस पूरी हलचल ने समाजवादी पार्टी के खेमे में भी एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है। सपा के बड़े बड़े रणनीतिकार रात रात भर बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि उनका पुराना सियासी गणित अब पूरी तरह से फेल होने वाला है। बहुजन युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता और भीम आर्मी के जमीनी संघर्ष ने सपा के वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी है। खुद को पिछड़ों और दलितों का मसीहा बताने वाले नेताओं के पैर तले जमीन खिसक चुकी है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के भीतर इस बात पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनने की कोई भी संभावना बनती है तो वे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सीधे डिप्टी सीएम बनाने की बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यह कदम सपा की किसी सहानुभूति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उनका वह डर है जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर बहुजन युवाओं का यह सैलाब एक साथ खड़ा हो गया तो सालों पुरानी परिवारवादी राजनीति का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इस पूरे सियासी ड्रामे के पीछे की असल वजह को समझना बेहद जरूरी है। बहुजन समाज अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब उसे सिर्फ चुनाव के वक्त इस्तेमाल किया जाता था। आज का दलित युवा पढ़ लिखकर अपने अधिकारों को समझ चुका है और वो भीम आर्मी जैसे संगठनों के बैनर तले अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा है। जब भी किसी दलित भाई बहन पर अत्याचार होता है, जब भी शासन प्रशासन बहुजनों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, तब भीम आर्मी के जांबाज कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले मोर्चे पर खड़े दिखाई देते हैं। इसी आक्रामक और बेबाक अंदाज ने सत्ता में बैठे लोगों के भीतर एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि वे अब दलितों को सिर्फ एक वोटर समझने की भूल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भीम आर्मी की इस बढ़ती ताकत ने यह साबित कर दिया है कि बहुजन समाज को अब दबाया नहीं जा सकता, और यही वजह है कि आज भाजपा और सपा जैसी पार्टियां उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो रही हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तक सभी ने दलितों के साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है। कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में जाने से रोकने के लिए हर मुमकिन साजिश रची और दलितों को हमेशा एक बंधुआ वोटर की तरह इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में 22 राज्यों में सत्ता का सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी किसी से छिपा नहीं है। इतने बड़े देश में इतने राज्यों में सरकार होने के बावजूद आज तक उन्होंने एक भी सूबे में किसी दलित को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठाया। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि इनकी नीतियों में दलित समाज के लिए शीर्ष नेतृत्व पर कोई जगह नहीं है। वे केवल मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हक और हिस्सेदारी देने की बात आती है तो बहुजन समाज को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास तो दलितों के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक रहा है। साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बाद का दौर दलित समाज कभी भूल नहीं सकता। सत्ता में आते ही दलित समाज के कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए, वो बहुजन समाज की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था।
उस दौरान पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आ गई थी। थानों से लेकर जमीनों तक पर बहुजनों को प्रताड़ित किया गया और सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडों ने दलित बस्तियों को निशाना बनाया। महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और योजनाओं के नाम बदल दिए गए, जिससे यह साफ जाहिर हो गया था कि उनके मन में बहुजन महापुरुषों के प्रति कितनी नफरत भरी है। आज वही पार्टी जब सत्ता से बाहर है तो अचानक उन्हें दलितों की याद आने लगी है और वे चंद्रशेखर आजाद के नाम का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर बहुजन समाज बेहद खामोशी से इन सभी राजनीतिक दलों की चालों को देख रहा है। हवा का रुख बदल चुका है और गांवों से लेकर शहरों तक एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी का जो शांत और मजबूत काडर है, उसने भीतर ही भीतर एक ऐसी घेराबंदी शुरू कर दी है जिसका अंदाजा इन पारंपरिक पार्टियों को बिल्कुल नहीं है। भाजपा का दलित मुख्यमंत्री बनाने का शगुफा छोड़ना हो या सपा का डिप्टी सीएम पद का लालच देना, ये सब इस बात का साफ संकेत है कि इन दोनों पार्टियों को अपनी करारी हार सामने दिखाई दे रही है। बहुजन समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत किसी की दया पर निर्भर होने में नहीं, बल्कि अपने दम पर सत्ता हासिल करने में है। आने वाले दिनों में ये राजनीतिक रस्साकशी और भी ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जिसकी कल्पना अभी किसी ने नहीं की है। आगे क्या होने वाला है, कैसे ये पूरी बिसात पलटने वाली है और इन बड़ी घोषणाओं के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है, ये जानने के लिए इस राजनीतिक घटनाक्रम की हर एक परत को गहराई से समझना होगा। उत्तर प्रदेश की इस बदली हुई सियासी फिजा में हर दिन एक नई रणनीति को जन्म दे रहा है। लखनऊ के सत्ता के गलियारों में इस बात की सबसे बड़ी गूंज है कि आखिर कैसे अचानक बहुजन समाज के वोटर्स को साधने के लिए तमाम विरोधी दल अपनी विचारधाराओं को ताक पर रखकर नई नई घोषणाएं करने को मजबूर हो गए हैं। असल में ये बदलाव रातों रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे जमीन पर हुआ वो गहरा काम है जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों के आंतरिक सर्वे की रिपोर्टों को हिलाकर रख दिया है। जो नेता कल तक ये मानकर बैठे थे कि वे सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हर बार की तरह इस बार भी बाजी मार लेंगे, आज उनके दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदरूनी तौर पर मिल रही खुफिया रिपोर्टों ने ये साफ कर दिया है कि सूबे का जो मुख्य शोषित तबका है वो अब किसी के झूठे वादों के जाल में फंसने को तैयार नहीं है। इस जागृति ने उन रणनीतिकारों को अपनी नीतियां बदलने पर विवश कर दिया है जो खुद को किंगमेकर समझते थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आ रहा है वो है दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की बेचैनी। जब से ये खबर आम हुई है कि बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने पुराने और पारंपरिक किले को दोबारा मजबूत करने में जुट गया है, तब से केंद्रीय स्तर पर बैठकों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बताने वाले दल अब इस बात से डरे हुए हैं कि अगर देश के सबसे बड़े राज्य में बहुजन चेतना एकजुट हो गई तो आगामी समय में केंद्र की सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसे प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। इन प्रयोगों के तहत न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करने की योजना है, बल्कि सांगठनिक ढांचे में भी ऐसे चेहरों को आगे लाने की कशमकश चल रही है जो इस बड़े जनाधार को अपनी तरफ खींच सकें। लेकिन चालाकी और राजनीति के इस खेल को जनता अब बहुत अच्छी तरह समझने लगी है। इसी बीच उन दलों के भीतर का अंतर विरोध भी खुलकर सामने आने लगा है जो हमेशा खुद को वंचितों का सच्चा हमदर्द बताते रहे हैं। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ने जिस तरह से दशकों तक देश की मुख्य धारा से इस बड़े वर्ग को दूर रखा, उसका खामियाजा आज भी समाज भुगत रहा है। जब जब अधिकारों की बात आई तब तब केवल कागजी योजनाएं बनाकर फाइलों को बंद कर दिया गया। जब देश के सर्वोच्च पदों पर प्रतिनिधित्व देने का समय आया तब इसी मानसिकता ने हमेशा योग्यता और हक को नजरअंदाज किया। यही रवैया बाद के दिनों में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी अपनाया। समाज के युवा आज इस बात का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं कि संसद से लेकर विधानसभाओं तक उनके वास्तविक मुद्दों पर कितनी बार गंभीर बहस हुई है। जब भी किसी गरीब मजलूम की जमीन पर कब्जा होता है या उसकी आवाज को दबाया जाता है तो सरकारी तंत्र किस तरह से मूकदर्शक बना रहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस प्रशासनिक उदासीनता ने युवाओं के भीतर व्यवस्था के खिलाफ एक तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है। इस विपरीत परिस्थिति में जब पारंपरिक राजनीतिक दल पूरी तरह विफल साबित हुए तब सड़कों पर एक नई ताकत का उदय हुआ जिसने सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से सुदूर गांवों से लेकर महानगरों की सड़कों तक अपने लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए पहरा दिया, उसने एक नया इतिहास लिख दिया है। बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी बड़े फंड के, केवल बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनी लाठी और कलम बनाकर इस संगठन ने शोषितों के भीतर ये विश्वास जगाया कि वे लाचार नहीं हैं। इस निडर आंदोलन ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को अपनी कार्यशैली बदलने पर मजबूर कर दिया। जहां पहले बहुजन समाज के लोगों की थानों में सुनवाई नहीं होती थी, वहां आज इन नौजवानों की मौजूदगी मात्र से अधिकारियों के तेवर ढीले पड़ जाते हैं। इस जमीनी संघर्ष ने विरोधी दलों के नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इस जनसैलाब को रोकना है तो इन्हें सत्ता का लालच देना ही एकमात्र रास्ता बचा है। यही कारण है कि
समाजवादी कुनबे के भीतर इस वक्त भारी बेचैनी का माहौल है। जो दल कभी अपने खास वोट बैंक के भरोसे सत्ता का स्वाद चखता था, आज उसे अपने वजूद को बचाने के लिए नए गठबंधनों और बड़े पदों के ऑफर का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके थिंक टैंक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर इस बार बहुजन युवाओं का नेतृत्व उनके पाले में नहीं आया तो उनका मुख्य आधार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोग इस बात को भूले नहीं हैं कि जब यही दल सत्ता के शीर्ष पर थे तब किस तरह से महापुरुषों की मूर्तियों और स्मारकों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थीं। सरकारी नौकरियों में जिस तरह से एक तरफा नीतियों को लागू करके बहुजन समाज के योग्य युवाओं के हकों को मारा गया, उसकी टीज आज भी हर एक पीड़ित परिवार के दिल में मौजूद है। वे दिन भी सबको याद हैं जब अपनी शिकायत लेकर जाने वाले दलितों को अपमानित करके भगा दिया जाता था और अपराधियों को जाति विशेष के होने के कारण खुला संरक्षण मिलता था। दूसरी ओर वर्तमान सत्ताधारी दल भी इस जमीनी हकीकत से अछूता नहीं है। उनकी चमक दमक और विज्ञापनों की भारी भरकम फौज के पीछे का सच अब उजागर हो चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से हाथरस से लेकर अन्य जगहों तक की घटनाएं हुई, उन्होंने ये साबित कर दिया कि दावों और हकीकत में कितना बड़ा फासला है। सत्ता का अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो न्याय की उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। आज जब चुनाव मुहाने पर खड़े हैं तो उसी सत्ता को बचाने के लिए तरह तरह के लोक लुभावन वादे और नेतृत्व परिवर्तन की बातें हवा में तैरने लगी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अधिकार और सम्मान बीते वर्षों में स्वेच्छा से नहीं दिया गया, वो अब केवल चुनाव जीतने के दबाव में कैसे मिल सकता है। समाज का हर एक समझदार नागरिक इस बात को जान चुका है कि ये सिर्फ सत्ता हथियाने का एक अस्थायी मुखौटा है जिसे चुनाव बीतते ही उतार कर फेंक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की इस उलझी हुई सियासी बिसात पर शह और मात का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां जनता खुद ही स्क्रिप्ट लिख रही है। चौपालों पर, चाय की दुकानों पर और युवाओं के अध्ययन कक्षों में अब इस बात पर चर्चा नहीं होती कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी रैली कर रही है, बल्कि चर्चा इस बात पर होती है कि किस दल की नीयत में खोट है और किसने संकट के समय साथ दिया है। इस मूक क्रांति ने बड़े बड़े विश्लेषकों के कयासों को फेल कर दिया है। पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी रस्साकशी का असल मकसद क्या है और कैसे तमाम विपरीत विचारधारा वाले दल एक दूसरे के खिलाफ होते हुए भी एक खास वर्ग को रोकने के लिए परोक्ष रूप से एकजुट हो रहे हैं, यह समझना बेहद दिलचस्प है। आने वाले समय में ये राजनीतिक तूफान क्या नया रंग दिखाने वाला है और कैसे इन तमाम चालों के बावजूद बहुजन समाज अपनी संप्रभुता को कायम रखने के लिए एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हो रहा है, इसकी पूरी कहानी और भी ज्यादा परतदार होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की धरती पर चल रहा ये सियासी संग्राम अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां पारंपरिक राजनीति के सारे नियम कायदे पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इस बात को अच्छी तरह भांप चुके हैं कि सदियों से दबाया और कुचला गया समाज अब सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं हुआ है, बल्कि वह शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। इसी डर का नतीजा है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली के बंद कमरों में रोज नए नए समझौते और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जो दल कल तक बहुजन समाज के अस्तित्व को ही नकारते थे, आज वे उनकी चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर हैं। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का वह मोड़ है जहां शोषित वर्ग की एकता ने बड़े बड़े सूरमाओं के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। अब लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई उस वर्चस्व को बचाए रखने की है जो सदियों से कुछ चुनिंदा घरानों के पास रहा है। इस पूरे परिदृश्य में अगर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के रवैये को देखा जाए तो उनका इतिहास हमेशा से ही दोहरे मापदंडों से भरा रहा है। जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की बात आई, तब से लेकर आज तक इस दल ने केवल दलितों को एक मजबूत और सुरक्षित वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। संसद के भीतर और बाहर जिस तरह से बाबा साहब के विचारों को दबाने का प्रयास किया गया, वो इस बात का गवाह है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज का कोई स्वतंत्र और मजबूत नेतृत्व देश में खड़ा हो। जब भी देश के संसाधनों और ऊंचे प्रशासनिक पदों पर हक देने की बात आई तो कांग्रेस ने हमेशा टालमटोल की नीति अपनाई। आज जब वे सत्ता से कोसों दूर हैं तो बड़े बड़े मंचों से संविधान बचाने का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अपने लंबे शासनकाल में उन्होंने कभी भी जमीनी स्तर पर दलितों को वो आर्थिक और सामाजिक आज़ादी नहीं दी जिसके वे हकदार थे। इस कपटपूर्ण राजनीति को आज का पढ़ा लिखा बहुजन युवा बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। दूसरी तरफ खुद को समाजवाद का अलंबरदार बताने वाली पार्टी का असली चेहरा भी जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। जब जब उत्तर प्रदेश में इस दल को सत्ता मिली, तब तब शासन प्रशासन का इस्तेमाल केवल एक खास वर्ग के हितों को साधने और दलित समाज को प्रताड़ित करने के लिए किया गया। थानों में दलितों की मर्यादा को तार तार किया गया और जब पीड़ित न्याय की गुहार लगाने उच्च अधिकारियों के पास जाते थे तो उन्हें सत्ता के रसूखदार नेताओं के दबाव में डरा धमकाकर भगा दिया जाता था। महापुरुषों के प्रति इनकी नफरत इस कदर हावी थी कि उन्होंने बहुजन नायक नायिकाओं के नाम पर बने स्मारकों, पार्कों और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम तक बदल डाले, मानो वे इतिहास से उस गौरवशाली पहचान को ही मिटा देना चाहते हों। नौकरियों में पदोन्नति के अधिकार को छीनकर इन्होंने लाखों दलित कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। आज यही लोग सत्ता की मलाई चाटने के लिए
भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के नाम का सहारा लेकर एक नया भ्रम पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वहीं वर्तमान में देश के अधिकांश हिस्सों और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज दक्षिणपंथी दल का दोहरा चरित्र भी किसी से छिपा नहीं है। सबका विकास का खोखला नारा देने वाली इस पार्टी ने सत्ता में आते ही सबसे पहला प्रहार बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर किया। सरकारी क्षेत्रों का अंधाधुंध निजीकरण करके इन्होंने चुपचाप उस आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर दिया जो दलितों के विकास की रीढ़ थी। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी इनके शासनकाल में दलित बस्तियों पर हमले होते हैं। मूंछ रखने या घोड़ी पर चढ़ने जैसी बातों पर नौजवानों को प्रताड़ित किया जाता है और जब आवाज उठाई जाती है तो उल्टे पीड़ितों पर ही मुकदमे लाद दिए जाते हैं। हाथरस जैसी दर्दनाक घटनाओं में जिस तरह से रात के अंधेरे में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पीड़ित बेटी का दाह संस्कार किया गया, उसने पूरी दुनिया के सामने इनके सुशासन के दावों की पोल खोल दी थी। आज चुनाव नजदीक देखकर जो ये दलित मुख्यमंत्री बनाने का शिगूफा छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को बचाने का एक हताश प्रयास है। इन तमाम विपरीत और दमनकारी परिस्थितियों के बीच भीम आर्मी ने जिस तरह से दबे कुचले लोगों के भीतर आत्मसम्मान की अलख जगाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। जब किसी गरीब और बेसहारा दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, जब शासन प्रशासन ने दोषियों को बचाने की साजिश रची, तब भीम आर्मी के जांबाज सिपाही एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए। लाठियों और मुकदमों के डर से बेखौफ होकर इन युवाओं ने सड़कों पर जो संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज शासन तंत्र अपराधियों को संरक्षण देने से पहले 100 बार सोचता है। भीम आर्मी ने बहुजन समाज को ये सिखाया है कि न्याय भीख में नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने शौर्य और एकता के दम पर छीनना पड़ता है। इस निडर आंदोलन ने युवाओं के भीतर एक नया जोश भर दिया है, जिससे विरोधी खेमों में भारी खलबली मची हुई है। वे समझ चुके हैं कि अब इस तूफानी सैलाब को बलपूर्वक या डराकर नहीं रोका जा सकता। उत्तर प्रदेश की चौपालों और गांवों की गलियों में अब एक नई जागृति की बयार चल रही है। लोग अब इन बहरूपीय दलों के झूठे वादों और चुनावी हथकंडों के झांसे में आने वाले नहीं है। चाहे भाजपा का दलित सीएम बनाने का शिगूफा हो या सपा का डिप्टी सीएम पद का प्रलोभन, बहुजन समाज इस बात को बखूबी समझता है कि ये सब उनकी एकजुटता को तोड़ने की चालें हैं। सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही दल इस वक्त गहरे आत्ममंथन और खौफ के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीले परचम के नीचे खड़ा यह जनसैलाब इस बार इतिहास बदलने का मन बना चुका है। पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी सियासी शतरंज में हर एक मोहरा बहुत सोच समझकर चला जा रहा है, लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि जनता अब केवल दर्शक नहीं है, बल्कि वह खुद इस खेल की नियंता बन चुकी है। आने वाले समय में ये राजनीतिक घमासान क्या नया मोड़ लेगा और कैसे इन तमाम षड्यंत्रों को ध्वस्त करते हुए बहुजन शक्ति सत्ता के शिखर की ओर कदम बढ़ाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश की इस उलझी हुई सियासी बिसात पर अब हर एक दिन एक नए ड्रामे और नई साजिशों का गवाह बन रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के राजनीतिक पंडित अब तक जितने भी चुनावी समीकरण बना रहे थे, वे सब जमीन पर आकर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। असल में सत्ता के ठेकेदारों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस समाज को वे सालों से केवल एक चुनावी सीढ़ी समझते आए थे, वो समाज अब खुद किंगमेकर बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है। विरोधी दलों के दफ्तरों में चल रही गुप्त बैठकों के दस्तावेज अगर बाहर आ जाएं तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। इन बैठकों का केवल एक ही एजेंडा है कि कैसे भी करके बहुजन समाज की इस बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत की रफ्तार को धीमा किया जाए। वे जानते हैं कि अगर ये एकजुटता इसी तरह कायम रही तो सालों से राज कर रहे बड़े बड़े कुंभों का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। इस राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी के उन दावों की कलई भी पूरी तरह खुल चुकी है जो वे अक्सर पिछड़े और वंचित समाज के हक में करते फिरते हैं। इतिहास गवाह है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी को केंद्र और राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला, तब उन्होंने सामाजिक न्याय की फाइलों को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को दशकों तक दबाकर रखना और बहुजन समाज के प्रतिभावान युवाओं को उच्च शिक्षा व नौकरियों के शीर्ष पदों से महरूम रखना इनकी इसी सामंतवादी सोच का नतीजा था। आज जब देश भर में इनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है, तब इन्हें अचानक दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की याद आने लगी है। लेकिन आज का जागरूक युवा इनकी इस छलावा राजनीति को अच्छी तरह पहचानता है और वो इनके खोखले नारों के झांसे में दोबारा आने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुनबे में मची खलबली इस वक्त चरम पर है। सत्ता से बाहर रहने का दर्द और दोबारा सत्ता में न आ पाने का खौफ इनके हर एक नेता के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। साल 2012 के उस काले दौर को उत्तर प्रदेश का दलित समाज कभी नहीं भूल सकता, जब सूबे में सपा की सरकार थी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल खुलेआम बहुजन समाज के दमन के लिए किया जाता था। दलित बस्तियों पर हमले, जमीनों से बेदखली और थानों में आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना उस वक्त आम बात हो गई थी। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले अधिकारियों को प्रताड़ित करना और योग्यता के बावजूद दलित कर्मचारियों के हक मारना इस दल की स्थायी नीति रही है। आज जब उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, तो वे भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद का नाम जप रहे हैं, ताकि किसी तरह बहुजन युवाओं के इस गुस्से को शांत किया जा सके और सत्ता की मलाई दोबारा चखी जा सके।
इसी क्रम में देश के 22 राज्यों में सरकार चलाने वाली और खुद को सबसे अनुशासित बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी जनता के सामने आ चुकी है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र और दर्जनों राज्यों में सत्ता होने के बावजूद आज तक इस दल ने एक भी राज्य में किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की जहमत नहीं उठाई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इनकी नीति और नीयत में दलितों के लिए केवल वोट बैंक का स्थान है, नेतृत्व का नहीं। हाथरस की वो चीखें आज भी हवा में गूंज रही हैं, जहां न्याय देने के बजाय पूरी सरकारी ताकत अपराधियों को बचाने और सच को दबाने में लगा दी गई थी। आज जब चुनाव सिर पर हैं, तो यूपी में दलित मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। ये घोषणाएं किसी सम्मान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उस डर का परिणाम है जो बहुजन समाज की बढ़ती चेतना को देखकर सत्ताधारियों के दिलों में बैठ गया है। इन तमाम दमनकारी शक्तियों और विपरीत विचारधाराओं के चक्रव्यूह को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भीम आर्मी के जांबाज नौजवानों ने किया है। जब जब शासन प्रशासन ने पीड़ितों की आवाज को दबाना चाहा, जब जब थानों और कचहरियों में गरीबों की सुनवाई बंद हुई, तब तब भीम आर्मी के जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर न्याय की मशाल को जलाए रखा। बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के केवल समाज के आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए सड़कों पर लाठियां खाना और जेलों में जाना इन युवाओं की दिनचर्या बन चुका है। भीम आर्मी के इसी अदम्य साहस और निडर संघर्ष ने आज शोषितों के भीतर ये विश्वास पैदा कर दिया है कि वे अब असहाय नहीं हैं। इस संगठन की बदौलत ही आज विरोधी दलों के बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी रैलियों में बहुजन महापुरुषों का नाम लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की इस राजनीतिक शतरंज में अब शह और मात का खेल अंतिम दौर में पहुंच रहा है। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों की तंग गलियों तक नीले परचम की गूंज और बहुजन समाज की खामोश घेराबंदी ने पारंपरिक राजनीतिक घरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। भाजपा का अचानक दलित कार्ड खेलना हो या सपा का डिप्टी सीएम पद का प्रलोभन देना, ये सभी पैंतरे इस बात को साबित करते हैं कि वे बहुजन शक्ति के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुके हैं। समाज का हर एक वर्ग अब इन छलावे भरे वादों की तह तक पहुंच चुका है और वो जानता है कि असली हक और हिस्सेदारी मांगने से नहीं, बल्कि एकजुट होकर सत्ता पर कब्जा करने से मिलती है। पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी रस्साकशी का अगला पड़ाव क्या होगा और कैसे ये मूक क्रांति उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।